वेलकम टू द चैनल बच्चों। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 और उस चैप्टर 1 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी, और आपके फर्स्ट यूटी, फर्स्ट टर्म और यहाँ तक कि फाइनल टर्म में भी इसका कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों को बने रहना है इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक और हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से और अच्छे से समझना है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टॉपिक के साथ ही शुरू होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स, और इस कॉन्सेप्ट के साथ शुरू होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के डायग्राम्स। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है बल्कि अपने साथ में एक नोटबुक को भी रखना है, ताकि आप जो भी डायग्राम मैं बोर्ड पर बनाऊंगा आपको उसके साथ साथ ही अपने नोटबुक में भी बनाना है। इन केस अगर आप कहीं अटक जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर डालें, मैं आपको पर्सनली वहां तक हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक व्हिच इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Production possibilities curve, it is a graph that shows all of the different combination of output that can be produced with given current resources and technology। अब इस डेफिनेशन को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये एक ग्राफ है, अभी मैंने बताया ना, यहाँ से हमारा क्या शुरू होता है, डायग्राम। किसका कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं, हमारे डायग्राम। तो ये ग्राफ है जो शो करेगा क्या चीज, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने अपने डेफिनेशन में इसको नहीं लिखा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को तो वो एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन मानी जाएगी। अब किस चीज का कॉम्बिनेशन है इसको ध्यान रखना है। इसमें दो कॉम्बिनेशंस बनते हैं। पहला तो आपका आउटपुट क्यों, बिकॉज इसका नाम ही क्या है, प्रोडक्शन। और जब भी हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है, एक आउटपुट। तो पहली चीज क्या है, उस कॉम्बिनेशन की सबसे पहली चीज है आपका आउटपुट, और हम उस आउटपुट को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब वो जो प्रोडक्शन है वो कैसा होगा, विद करंट रिसोर्सेज, जो भी आपके उस समय रिसोर्सेज हैं, और टेक्नोलॉजी। तो अगेन अगर हमें किसी चीज को प्रोड्यूस करना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज। क्या चाहिए हमें, रिसोर्सेज प्लस टेक्नोलॉजी। क्या, रिसोर्सेज प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में देखा था हाउ टू प्रोड्यूस में, क्या हाउ टू प्रोड्यूस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आती है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। और हमारे पास दो तरीके की टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी, कौन कौन सी है, पहली है कैपिटल और दूसरी है लेबर। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिफाई या कैपिटल इंटेंसिफाई, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी को उस समय यूज करना है, कौन सी गिवन टेक्नोलॉजी है उसको आपको ध्यान में रखना है, और अपने रिसोर्सेज के साथ फिर आपको प्रोडक्शन करना है और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, बस आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, अब यहां पर एक और चीज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व को हम दो और नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इन दोनों का क्या मीनिंग होता है, वो जैसे जैसे हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लैरिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसके अजम्पशन। अजम्पशन मतलब हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं, सोचते हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अज्यूम करके चलना। ये अजम्पशंस यहां से चालू होती हैं, मतलब ये चैप्टर जो है, ये वाला जो टॉपिक है पीपीसी का, यहां से दो इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती है। सबसे पहले आपके डायग्राम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और दूसरे अजम्पशंस। जितना ज्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे अगले अगले टॉपिक्स में, वहां वहां आप देखते जाएंगे कि हर एक चीज आपको मोस्टली अज्यूम करके चलनी है। ठीक है, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं अजम्पशंस अपने रोल को प्ले करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट, अब हमारे अजम्पशंस क्या है, मतलब ये हमने मान कर चलना है कि ऐसा हमारी इकोनॉमी में होता है। तो अजम्पशंस में क्या है कि एक इकोनॉमी कितनी गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, सिर्फ दो, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई, यहां पर
वैसे तो हम जनरल देखते हैं तो इकोनॉमीज तो बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, बट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पीपीसी हम लोगों ने क्या देखना है कि इकोनॉमी के अंदर एक असम्पशन क्रिएट करके चलनी है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। और ये कुछ भी हो सकते हैं, एक्स एंड वाई, ये गन एंड बटर हो सकते हैं, व्हीट एंड शुगर केन हो सकता है, क्रिकेट बैट और टेनिस रैकेट हो सकते हैं, या कुछ भी जो भी हमें उस समय रिक्वायरमेंट है। तो उन्हीं चीजों में ध्यान देना है कि हमारी जो अजम्पशन है, पहली अजम्पशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को हम लोगों ने प्रोड्यूस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन इकोनॉमी आर गिवन एंड फिक्स्ड। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम अगेन ऊपर पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या है, हमें गिवन करंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दे रखी है, लेकिन वो फिक्स्ड है। फिक्स का क्या मतलब हुआ, रिमेन अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं हो सकते। जब भी आएगी बात किसकी, फिक्स की, तो वो क्या है, अनचेंज्ड, ठीक है। मतलब नीदर वी कैन इंक्रीज और नॉर वी कैन डिक्रीज, ना तो हम इसको बढ़ा सकते हैं अपने रिसोर्सेज को और ना ही कम कर सकते हैं। दे रिमेन अनचेंज्ड, इट मींस दे आर फिक्स्ड इन नंबर्स, ठीक है। रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक, वो एक जगह पे नहीं टिकेंगे। दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू द अदर गुड। मतलब अगर हम गन और बटर में लेकर चल रहे हैं तो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, या तो इधर से इधर जा रहे हैं या इधर से इधर जा रहे हैं, वो एक जगह पे टिक के काम नहीं कर रहे। दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन गुड टू द अदर गुड, ठीक है। दैट इज वाई तभी हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना पाएंगे, किसके, आउटपुट के, ठीक। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आउटपुट और रिसोर्सेज के तभी बना पाएंगे, ठीक है। रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया फिर भी कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो कोई खाली नहीं बैठा है, वो सब कहाँ पे लगे हुए हैं, काम पर लगे हुए हैं, ठीक है। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर नॉट लाइंग आइडल। आइडल मतलब वो खाली नहीं बैठे हैं, वो क्या है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं काम जरूर कर रहे हैं, ठीक है। कोई सा भी बंदा उनमें खाली नहीं है। सो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब हमने रिसोर्सेज की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के। इन एन इकोनॉमी इज गिवन एंड रिमेन अनचेंज्ड। अब दोबारा देख लो, रिसोर्सेज भी क्या है, फिक्स्ड है, और टेक्नोलॉजी भी क्या है, अनचेंज्ड है। दोबारा समझ लेते हैं कि रिसोर्सेज, अब जब बात हो रही है दो चीजों की, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, और ये दोनों किसके लिए चाहिए, हमें किसी ना किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो रिसोर्सेज भी क्या हो गए, फिक्स्ड, और टेक्नोलॉजी भी क्या हो गई, फिक्स्ड, मतलब हम इनको चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक। रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। अगेन जितने भी हमारे रिसोर्सेज हमारे को मिले हुए हैं वो सारे के सारे पूरी तरीके से रोजगार पे हैं, कोई भी बंदा खाली नहीं है, ठीक है। एक बारी और जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमारा जो ये वाला कॉन्सेप्ट है असम्पशंस वाला, इसको हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी तो हमारे को ये पूरा टॉपिक आगे का क्लियर नहीं होने वाला, ठीक। जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं बस। तो क्या है, पहला पॉइंट क्या है, इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई, और वो कुछ भी हो सकते हैं, व्हीट एंड राइस या व्हीट एंड शुगर केन, गन्स एंड बटर, या फिर क्रिकेट बैट्स और टेनिस रैकेट्स। दूसरा, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी आर गिवन फिक्स्ड, मतलब रिसोर्सेज हमारे को दे रखे हैं और वो फिक्स्ड इन नंबर्स हैं। रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक, वो एक जगह पे रुक के काम नहीं कर रहे हैं। दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू द अदर, उनको हमने शिफ्ट करना है फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू द अदर, ठीक। रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, मतलब वो पूरे के पूरे काम पे लगे हुए हैं, उनमें से कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। दूसरा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एन इकोनॉमी इज गिवन एंड रिमेन अनचेंज्ड, वो भी जितने हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी गिवन है और वो भी अनचेंज्ड है, वो भी फिक्स्ड है, उसको भी हम बदल नहीं सकते। रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, ठीक है। अब आते हैं हम इस टॉपिक को समझने के लिए, ठीक। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल एंड कर्व। PP schedule या production possibility schedule refers to a tabular presentation। ये एक tabular presentation है of different possible combination of two goods that an economy can produce with given resources and available technology। तो अभी अगर हमारे को PPC को समझना है, production possibility curve के concept को समझना है, तो वो curve कब बनेगा, जब हम उसके टेबल को जानेंगे, उसके एक टेबुलर प्रेजेंटेशन को जानेंगे, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि इकोनॉमी कितनी चीजों को प्रोड्यूस कर रही है, दो। एंड इकोनॉमी
produces only two goods, ठीक है, कौन कौन से, X and Y with given resources and technology, ठीक है जी, given resources and technology, ठीक है जी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। एक छोटी सी बात है भाई, आपके पास एक रिसोर्स है मनी, पैसा, 100 रुपया, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो लेट सपोज आपके पास में 100 रुपीज है और ये आपके हो गए रिसोर्स, ठीक है। और आपको दो चीजें करनी है, आपको खरीदना है एक्स और वाई, ठीक। अब ये डिपेंड करता है, या तो आप एक्स के ऊपर सारे पैसे खर्च कर दो या वाई के ऊपर, या दोनों की क्वांटिटीज को अपने अकॉर्डिंगली परचेज कर सकते हो। तो 100 रुपीज है, आपने अगर एक्स पे सारे 100 रुपए खर्च कर दिए तो वाई के आपके पास आए 0। लेकिन अगर आपको वाई को इंक्रीज करना है तो आपको एक्स को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, अल्टरनेट ऑफ रिसोर्सेज। तो आपने क्या किया कि वाई को इंक्रीज करने के लिए एक्स को घटाना है। अब आप सपोज वाई की अगर आप 30 रुपए खर्च करते हो तो आपके पास इसके हो गए 70, ठीक है। अगर आप इस पे 60 रुपए खर्च करोगे तो यहाँ बचेंगे आपके पास 40 रुपए, और अगर आप इसमें 90 रुपए खर्च करोगे तो यहाँ बचेंगे 10 और 0। तो सॉरी, अगर यहाँ पे आपने 100 खर्च करे तो वाई के एक्स के आए 0। तो इधर क्या हो रहा है, वाई को बढ़ा रहे हो और एक्स को कम कर रहे हो, ठीक है। और ये कब हुआ, जब आपके पास में एक रिसोर्स था 100 रुपए का नोट, कि आप इनमें ऑल्टरनेट चीजों को लेकर आ सकते हो, ठीक है जी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो सेम केस हमारे पास में ये चीजें आती हैं जब हम लोग पीपीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक टेबुलेशन ड्रॉ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इकोनॉमी में कितनी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, 2 गुड्स का। तो वो 2 गुड्स कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स की प्रोडक्शन 0, 1, 2, 3, 4। तो एक्स के प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर एक्स 0 है तो इसका मतलब वाई का कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो ही रहा होगा, तो 10। अब क्या हुआ, एक्स की 1, 0 से 1 हो गया, बढ़ गया, तो इसका मतलब वाई में कुछ ना कुछ कमी हुई है, 9। एक्स और बढ़ा और वाई में और कम हो गया, एक्स और बढ़ा, वाई और कम हो गया, एक्स कितना हो गया 4 और ये हो गया 0, ठीक है। दोबारा से समझते हैं, बिकॉज हमारे रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि रिसोर्सेस क्या है हमारे, वो भी लिमिटेड है और उनको ना तो हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, दे रिमेन अनचेंज्ड, दे रिमेन फिक्स्ड, और टेक्नोलॉजी भी जो है वो हमारी फिक्स्ड है। तो फिक्स टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों के ने क्या करना है, एक्स और वाई को यूज करना है, एक्स और वाई के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है, सॉरी। तो इनके साथ हमने क्या करना है, एक्स और वाई के प्रोडक्शन को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है कि इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी, ठीक है। और ये जब हम एक को बढ़ा रहे हैं और दूसरे को कम कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे पहली असम्पशन क्या थी, रिसोर्सेस क्या है, फिक्स्ड है, ठीक। टेक्नोलॉजी क्या है, वो भी फिक्स्ड है, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम रिसोर्सेस के साथ क्या गेम कर सकते हैं, हम रिसोर्सेस को क्या कर सकते हैं, इनका ऑल्टरनेट यूज, ठीक। अभी देखो पीछे में क्या था यहाँ पर, रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक, दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन आउटपुट टू द अदर गुड। तो यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज कैन बी शिफ्ट फ्रॉम वन कमोडिटी टू अदर, सही है। तो हमने क्या किया, इसको बढ़ाया
और इसको कम किया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक और वर्ड लेकर आ रहे हैं कि शिफ्ट, क्या लेकर आ रहे हैं, शिफ्ट। अब इस शिफ्ट को एक और नाम से जान लेते हैं, ट्रांसफॉर्म। क्या, ट्रांसफॉर्म, है ना, एक जगह से दूसरी जगह बदल रहे हैं। तो पीपीसी जो कि हमने को ने पिछली स्लाइड में देखा था, क्या ये रहा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को और क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी टू अनदर कमोडिटी। और ये क्यों हो रहे हैं, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर एंड रिसोर्सेज कैन बी शिफ्ट फ्रॉम वन गुड टू अदर एंड रिसोर्सेज आर फिक्स्ड इन नेचर। ये फिक्स्ड है, शिफ्ट हो सकते हैं, इसलिए हम इनको एक कमोडिटी को बढ़ाने की जगह दूसरी कमोडिटी को हम कम करा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक नोट्स की तरीके से आपके काम आएंगे और मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ इसको लिखते भी रहें, ठीक है। जो जो चीजें मैं समझा रहा हूं इसको आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते रहें, ठीक है। अब बात आती है किस चीज की, कि हम इसका डायग्राम, इसका जो कर्व है वो कैसे ड्रॉ करें, ठीक। तो अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पीपीसी को ड्रॉ करते हैं। तो एक इसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक, और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन आ गई आपकी, ठीक है। और यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं जीरो मार्क, और ये हो गया हमारा वाई एक्सेस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, ठीक है। अब इस पे हमें ये वाले जो डिजिट्स हैं इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको पॉइंट आउट करना है। तो एक स्केल लेकर आते हैं। अब ये देखो, ये जीरो लाइन पर आ गया हमारा स्केल, रूलर आ गया। अब ये अगर आपके पास में रूलिंग शीट्स है या प्लेन शीट्स है तो भी आपको ये यूज करना आना चाहिए। हम इसको प्लॉट कैसे करें, हम इसको ड्रॉ कैसे करें, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जीरो लाइन से यहाँ पर हम एक पर्टिकुलरली क्या लेकर आएंगे, सेम गैप पर हमारे को ये पॉइंट आउट्स करना है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हमारा मैक्सिमम कितना जा रहा है, 10, तो ये हो गया 1, मतलब एक एक इंच का गैप ले रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स आपके हो गए, ठीक। इसी तरीके से सेम केस में हम लोग नीचे भी रखेंगे, कितना, 4 पॉइंट्स है इसके, 1, इसको थोड़ा सा गैप ज्यादा दे देते हैं, 2, 2 इंच का, 3 और ये 4, ठीक है। अब ये हमारे को रूलर की अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा दो। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से पॉइंट लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक। अब इसमें एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि जो हमारे वाई एक्सिस है ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है और नीचे की ओर, इधर की ओर घटेगा। यहाँ पे ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है, और इस तरफ जब हम एक्स एक्सिस की ओर इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पे ये इंक्रीज होगा प्रोडक्शन, और वापस की ओर चलेंगे तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है, ये आपको आती होगी, क्लियर। अब इसमें हम लोगों ने क्या देखना है कि x कितना है, जब ये 10 है, x कितने पर है, 10 पर, तो y कितने पर है, 0 पे, क्लियर हो गया। y कितने पर है, 10 पर, तो x किस पर है, 0। y कितना आया, 9, y आया 9 और ये आ गया 1, पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है जी। फिर आया x कितना आया, 2, तो y कितना आ रहा है, 7, ठीक है। x कितना है, 3 और y कितना है, 4, तो 4 का ये रहा, ठीक। x कितना है, 3 और y कितना है, 4, क्लियर। अब ये कितना हो गया, x कितना हो गया, 4 और y हो गया 0, ठीक। अब ये वाले सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, मैच कर देते हैं, ठीक। ये देखो, ये हो गया, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व बन रहा है, क्या बन रहा है, ये जो कर्व की शेप आ रही है ये बनेगा कॉनकेव इन शेप। क्या बनेगा, कॉनकेव इन शेप,
ठीक है, पीपीसी की शेप क्या बनेगी, कॉनकेव। अब अगर मैं इसको छोटा सा एक और बनाकर दिखाऊं आपको, तो ये मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लिया, ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ विदाउट प्लॉटिंग। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, ये शेप आएगा। ठीक है, इस तरीके का एक शेप बनेगा हमारा किसका, पीपीसी का। क्लियर? तो पीपीसी का टेबुलेशन आपको क्लियर हुआ, ये x का है, ये y। इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ x एक्सिस, वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम इन सबको मैच कर दें, ये आ गया, ये रहा और ये रहा, और ये तो बना ही हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग जब इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे, जो हमने पिछली स्लाइड में देखी है इसकी डेफिनेशन, वो क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे हमने पीछे जो देखा वो क्या लिखा हुआ था, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो अब कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं, देखो अब इसके टेबुलेशन पे चलते हैं कि हमने क्या क्या कॉम्बिनेशंस ड्रॉ करे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन। कितने बने, सबसे पहले ए, बी, सी, डी और ई कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो हमारे कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, 5। अब ये 5 कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पर है, कॉम्बिनेशन ए, बी, सी, डी और ये लास्ट में है ई कॉम्बिनेशन। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखते हैं इनके कॉम्बिनेशंस के बारे में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ए, फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है, shows that all the resources are being given for the production of commodity Y। ठीक है, किसकी हो रहे हैं सारे कॉम्बिनेशंस, Y की। whereas there is no production of X commodity। ठीक है, क्यों नहीं है, because all the resources, जितने भी हमारे resources हैं, are being given for the production of commodity Y। तो पहले कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा है कि कॉम्बिनेशन Y में सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, फुली एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, whereas no resources are being used in the production of X commodity। okay, and the next, अगर हम फिर नेक्स्ट में आते हैं तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि जितने भी हमारे B, C और D, इसमें क्या हुआ, रिसोर्सेज आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। अब इसमें एक कॉमन हम बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन B, C और D, B, C, D में क्या हुआ, ठीक है, resources are being transformed for the production of other commodity, और अदर कॉमोडिटी कौन सी है, X। तो यहां से लेकर वहां पर हमने क्या दे दिया, रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्म कर दिए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई रिसोर्स अनएम्प्लॉयड है, बट यहां पर क्या हो रहा है, एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अब लास्ट आता है, लास्ट में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ई में क्या हो रहा है, अब आप बताओ, कॉम्बिनेशन ई में क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ई shows all the resources are being transformed to the production of X commodity, और Y commodity क्या होगी, 0। तो समझ आया। पहले तो हम लोगों ने क्या बनाने हैं, स्केड्यूल बनाना है, कि आप स्केड्यूल कैसे बना रहे हो, कि आपने पहले एक कमोडिटी को बढ़ाया और दूसरे को घटाया, उसकी प्रोडक्शन को कम किया, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड दे आर बीइंग इफेक्टिवली यूज्ड। अगर हमने एक कमोडिटी को बढ़ाना है, एक कमोडिटी को प्रोडक्शन को बढ़ाना है, वी हैव टू सैक्रिफाइस या रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी। अब इसके हमने क्या बना दिए, वेरियस कॉम्बिनेशन।
तो कॉम्बिनेशन ए क्या शो कर रहा है, दैट ऑल द रिसोर्सेज आर बीइंग गिवन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई। किसको हम दे रहे हैं, कमोडिटी वाई को, वेयर एज नो रिसोर्सेज आर गिवन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। कॉम्बिनेशन बी सी डी क्या शो कर रहे हैं कि हमने यहां से रिसोर्सेज निकाले हैं और किसको दे दिए, इसको दे दिए, ठीक है, ताकि ये अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके। और फिर लास्ट में यहाँ पे 0 हुआ और यहाँ पर हो गया आपका एक मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 पे। क्लियर। अब इसमें हो क्या रहा है कि हमारा जो आपका डायग्राम बन रहा है, हमने इसी के बेसिस पे हमने डायग्राम बनाए और इस डायग्राम पर भी हमने पॉइंट कर दिए हैं जितने भी हमारे कॉम्बिनेशंस बनते जा रहे हैं। क्लियर। तो हमारी जो डेफिनेशन थी, क्या डेफिनेशन है, इट इज अ ग्राफ। तो ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करा इसका, ये रहा इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ क्या शो कर रहा है, all the different combination of output that can be produced given current resources and technology। तो यहाँ पे हमने इसके different combinations भी ड्रॉ करे, A, B, C, D और E, जिसमें resources क्या हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं for the production of one commodity to another commodity। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब है हमारा स्लोप ऑफ पीपीसी, मतलब जो अभी हमने पीपीसी ड्रॉ किया है, तो ये कैसे ड्रॉ हुआ, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो पीपीसी का स्लोप बनाने का, वो है ये वाला एक चीज जिसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह, और वो किस रेशियो में हो रहे हैं। जब भी हम बात करेंगे एमआरटी की, एमआरटी जो आएगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं इसका रेशो, क्या, किस रेशो में वो हो रहे हैं। तो रेशो कैसे निकलेगा हमारा कि अमाउंट ऑफ गुड लॉस वाई लॉस्ट, मतलब जो, क्योंकि एक्स को बढ़ा रहे हैं तो हमें वाई को कम करना है, तो अमाउंट ऑफ गुड वाई लॉस्ट और अमाउंट ऑफ गुड एक्स गेन। और इसको सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में हम बोलेंगे एमआरटी इक्वल्स टू क्या हो गया, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। ठीक है, गेन ऑफ आउटपुट, या फिर हम कह सकते हैं एम आर टी इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। ये क्या है, लॉस, और ये क्या है आपका गेन। सो लॉस अपॉन गेन। ठीक, अब इसको या तो आप एम आर टी कह दो या बोल दो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये वही है गुड एक्स गेन इन टर्म्स ऑफ गुड वाई गिवन अप। गिवन अप मतलब कि उसने लॉस किया, उसने खो दिया। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जहां पर भी वर्ड आएगा मार्जिन, तो वो रेशो है, हमने किस रेशो पर एक गुड से दूसरे गुड पे जब हम गए हैं, तो किस रेशो पर हमने पहले वाले को कम किया और किस रेशो पर हमने बड़े दूसरे वाले को बढ़ाया है। ठीक है, अब कनकेव शेप, अभी हमने पीछे क्या देखा है कि जो पीपीसी की जो शेप आ रही है वो आ रही है कनकेव। ये दिस इज नोन एज कॉनकेव शेप। ठीक है, तो पीपीसी की क्या शेप आ रही है, कॉनकेव। तो ये क्यों हो रहा है, पीपीसी इंक्रीजेस व्हिच इंप्लाइज दैट एमआरटी इंक्रीजेस। पीपीसी तब बढ़ेगा जब ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं, तो ये तब बढ़ेगा जब हमारा एमआरटी बढ़ेगा। और ये क्यों होता है, प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड। अब इस चीज को समझना, एडिशनल ऑफ अ यूनिट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड, प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड। तो एडिशनल क्या है, ये अभी मैं समझाता हूं आपको। सैक्रिफाइस ऑफ यूनिट्स ऑफ अदर गुड। अब ये दो चीजें हैं, पहली क्या है एडिशनल और दूसरी क्या है सैक्रिफाइस। जब भी हम बात करते हैं एडिशनल मतलब ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और जब ऐड होगा तो क्या आएगा, गेन। ऐड क्या हो रहा है, गेन। और सैक्रिफाइस क्या हो रहा है, लॉस। तो ये हो गया आपका सैक्रिफाइस और ये हो गया आपका एडिशनल। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी उसी कॉन्सेप्ट को बता रही है जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट इज बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। दोनों गुड्स के लिए हम लोग अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो तभी एफिशिएंटली यूज होंगे जब वो सिर्फ एक गुड को प्रोड्यूस करेंगे। इफ रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोडक्शन टू द अदर, cost increases और that is MRT और MOC increases।
ठीक है, तो डेफिनेशन आपको क्लियर है कि अगर हमारे को एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड की प्रोडक्शन को कम करना है तो वहां पे एक में आएगा एडिशन और दूसरे में आएगा सेक्रीफाइस। अब समझते हैं हम ये वाली चीज को, ठीक है, MRT डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या लॉस अपॉन गेन। तो हम पीछे वाला ही एक टेबुलेशन ले आते हैं जिसमें एक्स क्या था 0 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें क्या है y 10 9 7 4 0, ठीक है जी। ये एक हमारा टेबुलेशन है, एक हमारा हाइपोथेटिकल टेबुलेशन है। कुछ कंपलसरी नहीं है कि हमेशा यही रहे, कुछ भी चेंज हो सकता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। तो अभी हमने क्या निकालना है MRT, क्या निकालना है MRT। और MRT को निकालने के लिए हमें दो चीजें पहले चाहिए। पहले क्या चाहिए हमें डेल्टा वाई, ये क्या हो गया लॉस, और फिर हमें क्या चाहिए डेल्टा एक्स जो कि है गेन, और फिर हमें क्या निकालना है MRT इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है जी। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं डेल्टा वाई लॉस, लॉस कैसे हो रहा है, क्लियर। ये आपके सामने सामने दिखाई दे रहा है 10, पहले 10 था, फिर 9, फिर 7, फिर 4 0। लॉस मतलब कम हो रहा है, ठीक। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमने x को बढ़ाया है 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इधर में तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे ये हो गया डैश, ठीक। अब हमने कितनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया, क्या वर्ड है सैक्रिफाइस। हमने कितने आउटपुट को लॉस किया, तो इसको हम कैसे निकालेंगे 10 - 9। मतलब जब भी लॉस निकालना है तो ऊपर वाले से ऊपर, नीचे वाले को ऊपर वाले से लेस करना है, मतलब 10 - 9 = 1। और अब इसमें कितना हुआ, यहाँ पर कितना गेन हो रहा है, जब भी हम गेन निकालेंगे तो 1 - 0 = 1। मतलब कि इसकी एक यूनिट बढ़ाने के लिए, इसकी एक यूनिट बनाने के लिए हमें इसकी एक यूनिट का लॉस करना पड़ा। अब दूसरा क्या है, फिर से 2 और 1, इसमें कितना किया हमने, एक को बनाया 2 - 1 1। मतलब इसकी एक यूनिट और गेन करने के लिए हमने y की कितनी आउटपुट को लॉस किया है, तो 9 - 7 = 2। मतलब इसकी 2 यूनिट सेक्रीफाइस हो रही है, तब जाके इसकी एक यूनिट गेन हो रही है, क्लियर। इसी तरीके से वापस 3 - 2 क्या करेंगे, 3 - 2 = 1। और यहाँ पे क्या हो रहा है 7 - 4 = 3। मतलब यहाँ पे अगर 3 यूनिट इसकी लॉस होंगी तब जाके हम इसका एक यूनिट को बढ़ा पाएंगे। फिर नेक्स्ट हम कितना कर रहे हैं 4 - 0 = 4। मतलब इसकी 4 यूनिट लॉस होंगी तो इसकी तब जाकर एक यूनिट गेन हो पाएगी, ठीक है। तो ये होता है MRT। अब MRT को निकालने का फॉर्मूला देख लो। MRT कैसे निकलता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई कितना है 1 1/1 = 1 2 माइनस, अब ये कितना हुआ लॉस 2/1 = 2 3/1 = 3 4/1 = 4, ठीक है। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पर, ये शायद क्लियर ना हो पाए, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई MRT की। तो इससे हमें ठीक, तो अभी हम लोगों ने इसको देखा। अब हम इसमें एक और चीज देखते हैं कि PPC की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ PPC डिपेंड्स अपॉन MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि किस रेट पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ट्रांसफर्ड हुए। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमने इस कमोडिटी को रिड्यूस किया है और इसको गेन किया है तो इसकी कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने पर इसकी कितनी यूनिट्स बढ़ पाएंगी, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा MRT का कॉन्सेप्ट, और MRT का जो कॉन्सेप्ट है ये डिफाइन करता है PPC की शेप, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। अगर अब आप सोचोगे कि सर क्या हमें यही वाला टेबुलेशन याद करना है या हम कुछ और भी कर सकते हैं, या हम इस टेबुलेशन को कैसे याद करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोबारा से लिखते हैं 0 1 2 3 4 और y इसी को लेते हैं 10 9 7 4 0, ठीक है।
अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे 2 जीरो क्यों है, क्योंकि अगेन वही बात आ रही है कि अगर हमें एक कमोडिटी को इंक्रीज करना है तो हमें दूसरे को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो यहाँ पे जब 10 है तो इसका मतलब हमारे सारे रिसोर्सेस यहाँ पर है और इधर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा। और जब हम लास्ट में देखते हैं तो हमने y के प्रोडक्शन को कम किया और x के प्रोडक्शन को ज्यादा कर दिया। ठीक है, अब आप कहोगे सर कि हमें ये टेबुलेशन याद कैसे हो, क्या हो, याद कैसे होगा। ठीक, तो इसको याद करने का एक बहुत बहुत सिंपल मेथड क्या है कि आपने सपोज ये देखा 0 1 2 3 4 लिख लिया। ठीक, चलो मैं एक और टेबुलेशन ड्रॉ करता हूँ। x 0 1 2 3 4 5 और 6, मैं 6 तक आ गया। ठीक, ये सर ये तो बहुत इजी है कि x में तो हमने गेन दिखा दिया, y में हम इसको कैसे ड्रॉ करें, y में हम इस टेबुलेशन को कैसे याद करें, क्योंकि सारी गेम जो है वो टेबुलेशन के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आपका टेबुलेशन गलत हो गया तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा और उसके ऊपर जो बेस आपने थ्योरी बनाई है वो खराब हो जाएगी। तो अगर x 0 है, ठीक, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन है, बट वी डू नॉट नो द नंबर्स। अगर ये मैक्सिमम हो गया, 6 कितना है हमारा, मैक्सिमम है, तो y कितना हो जाएगा, 0। ठीक है जी, अगर x मैक्सिमम हो गया तो y 0 है, बिकॉज सारे रिसोर्सेज कहाँ पर है, x के ऊपर है, सारे रिसोर्सेज x के पास है, y के पास तो है ही नहीं। अब हमें y की टेबुलेशन ड्रॉ करनी है, कैसे बनाए, तो 6 + 0 हो गया 6, समझ आया। 6 को 0 से ऐड कर दो, 6 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। लो जी, बन गया आपका। अब आपको ये याद नहीं करना है, आपको किसको याद करना है, x को। और कैसे याद करना है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अगर आपने ये वाली चीज याद कर ली, x को याद कर लो, 0 1 2 3 4 कर लो, चाहे जैसे भी यहाँ पर किया है हमने कि ये मैक्सिमम है 4, तो 4 + 0 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, और 10 के तो ऊपर कुछ है ही नहीं। तो ये एक बहुत इजी वे है किसको लर्न करने का, आपके टेबुलेशन को याद करने का। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसी में हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, आपका MRT का कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। डेल्टा वाई क्या होता है, हमेशा लॉस, और डेल्टा x जो कि आपका गेन, और फिर हमने क्या ड्रॉ करना है लास्ट में, MRT। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, x और y। पहले y ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास फिगर नहीं है। अब इसको जब भी लॉस करेंगे ऊपर से नीचे वाले को लेस करना है। 21 - 20 1, 20 - 18 3, 18 - 15 again 3, 15 - 11 4, 11 - 6 5, और 6 - 0 6 - 0 6। ठीक है, और अगर हमने क्या करना है, गेन देखना है, तो हमने यहाँ से ऐसे चलना है। ठीक है, नीचे वाले से ऊपर वाले को। तो पहले भी कुछ नहीं, 1 - 0 1, फिर 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, और 6 - 5 1। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है, इस चीज से हमें ये पता चलता है कि इसकी एक कमोडिटी लॉस होगी तो इसकी एक गेन होगी। अब अगर हमें इसकी एक कमोडिटी को गेन करना है तो हमें इसकी 3 कमोडिटीज को या 3 आइटम्स को हमें लेस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगेन 4, फिर ये इस तरीके से। ठीक है, MRT कैसे निकला, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब लॉस अपॉन गेन। इसको ध्यान रखना है कि जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, लॉस अपॉन गेन। तो हमने क्या किया, 1/1 1, 3/1 = 3, 4/1 = 4, 5/1 = 5, 6/1 = 6। तो ये हमारा MRT निकला जो कि डिफाइन करता है हमारी PPC की शेप को। ठीक है, अब आपको क्लियर है कि आपको टेबुलेशन कैसे ड्रॉ करना है। अगर आपने 1 2 3 4 5 6 लिखा है, इसको प्लस करते चलो, आपके पास में क्या आ जाएगा, y की कमोडिटी का आपके पास टेबुलेशन रेडी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हमारा क्या है, फीचर ऑफ
पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये बिल्कुल सेम वही है जो कि हम लोग अभी पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि पीपीसी का जो शेप है, अब इसमें दोनों ही चीजों पर आपको क्या ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, पीपीसी का कर्व। ठीक है, अगर सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपका 3 मार्क्स का है और ये भी आपका 3 मार्क्स का है, ठीक है, ये पूरा पूरा रेडी आपके पास आंसर है। अगर आपको ये वाला पॉइंट भी आता है तो भी आपको पीपीसी का कर्व ड्रॉ करना है, और ये भी आएगा तब भी आपको पीपीसी का कर्व ड्रॉ करके दिखाना है। ये रेडी आंसर है, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखने वाला है। अगेन ये डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट है, देखो आप हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, एक छोटा सा और बनाते हैं, ये हमारा लेफ्ट है और ये नीचे राइट आ गया। तो लेफ्ट टू राइट बिकॉज under the condition of full employment of resources, production of one good can be increased only after sacrificing production of same quantity of the other good. It is also because resources are scarce, अभी हमने देखा limited है, and due to this production of both goods cannot be increased at the same time। हम दोनों को नहीं बढ़ा सकते। If we want to increase the production of one commodity, we have to sacrifice or decrease the production of other commodity। यही इसका एक summary point है, इसी को ही आपने याद करना है। Main PPC is concave to the origin, तो origin या concave पे ये है ना origin, because of increasing MRT or increasing MOC slope of PPC is defined the quantity of good Y given up, again loss of good Y in exchange for additional unit of good X। और additional क्या हो गया कि जब आपने उसको ऐड कर दिया, उसको बढ़ा दिया। तो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड या पीपीसी concave to the origin is totally dependent upon the MRT, which shows that if we want to increase the production of one commodity, we have to decrease the production of other commodity। or in other terms we can say that if we want to, if good X can be increased only after the sacrificing of good Y। ठीक है, next is अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑन पीपीसी। कि अटेनेबल, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अटेनेबल और अनअटेनेबल। ठीक है, क्या है अटेनेबल और अनअटेनेबल। अटेनेबल का क्या मतलब होता है, विच वी कैन हैव, ठीक है, मतलब प्राप्त करने योग्य, जिसको हम ले सकते हैं। और अनअटेनेबल जो कि हम यूज नहीं कर सकते, विच वी डू नॉट हैव। ठीक है, अब दोबारा से हम एक पीपीसी को ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये हमारा पीपीसी का कर्व है। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या देखा कि जो भी हमारे कॉम्बिनेशंस बन रहे थे वो कहाँ पे बन रहे थे, ऑन द लाइन ऑफ पीपीसी। हम जितने भी कॉम्बिनेशंस को ड्रॉ कर रहे थे वो कहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। ठीक, हम इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, 5 6 4 कुछ भी, मतलब कि जितने भी हमारे चीजें आ रही हैं, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ये क्लियर। अब अटेनेबल या नॉन अटेनेबल या अनअटेनेबल क्या है। अब मैं कहता हूँ कि भैया मेरे को यहाँ पर एक और पॉइंट चाहिए, क्या कि यहाँ पे हम बना देते हैं जी, कि मुझे ये वाले पॉइंट को अटेन करना है। तो क्या ये मिल सकता है, क्या हम इसको प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हमें यहां तक पहुंचना है, अगर हमें इफ वी वांट टू हैव दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज शुड बी इंक्रीज। ठीक है, हमें रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। और क्यों हम वो कर नहीं सकते, बिकॉज रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए क्या, अनअटेनेबल, हम इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अटेनेबल क्या हो गया, विच इज ऑन द लाइन ऑफ पीपीसी। ये क्या है, ऑन द लाइन ऑफ पीपीसी, ये क्या है, अटेनेबल। ठीक है, जो भी क्या हो रहा है, अटेन्ड हो रहा है, मतलब जो हमें मिल पा रहा है, जो हमें मिल पा रहा है, और वो कहां पर है, ऑन द लाइन ऑफ पीपीसी, जो कि पीपीसी की लाइन पर है, बिकॉज वहीं पर ही रिसोर्सेज अपने सारे काम कर रहे हैं और वहीं से ही हमारे को चीजें मिल पा रही हैं। सो ऑन द लाइन ऑफ पीपीसी दैट इज अटेनेबल, एंड विच इज आउटसाइड द, विच इज
आउटसाइड द पीपीसी दैट इज अनअटेनेबल। क्लियर। अब यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या वेदर ऑल द इकोनॉमीज, जितनी भी हमारी इकोनॉमीज हैं, वर्क ऑन द पीपीसी। ऑन द पीपीसी का मतलब हो गया ऑन द लाइन ऑफ पीपीसी। क्या वो सब पीपीसी की लाइन पर काम करती हैं? ठीक है, बिकॉज क्या है कि हम जब लाइन ऑफ पीपीसी की बात आएगी, क्या आएगा? ऑन द पीपीसी की बात आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑल द रिसोर्सेज, या अगर हम इसको कहें ऑल द गिवन रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज्ड बाय इकोनॉमी। और जब हम एफिशिएंटली यूज की बात करते हैं तो इसका मतलब फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या है? फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सारी इकोनॉमीज कहाँ पे काम कर रही है? पीपीसी की लाइन पे। और पीपीसी की लाइन क्या है कि यहाँ पे सारे जो रिसोर्सेज है वो फुल एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, मतलब उसमें सारे रिसोर्सेज हमारे काम पर लगे। क्या ये पॉसिबल है? इज दैट पॉसिबल? ठीक है, आप बताओ। ये कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, सपोज हमारे पास जितनी भी लेबर है वो सारी की सारी काम कर रही है, ठीक, एम्प्लॉयड है, क्या ये हो सकता है? ठीक है, तो पहली बात अगर हम इसका आंसर देंगे तो यस, इट मींस दैट ऑल द रिसोर्सेज आर फुल यूटिलाइज्ड, फुल एफिशिएंटली सारे काम हो रहे हैं। बट इज दैट पॉसिबल? द क्वेश्चन इज दैट पॉसिबल? सो द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज सम ऑफ द रिसोर्सेज, हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, रिसोर्सेज रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें तो क्या होता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो कभी भी फुलर यूटिलाइज नहीं हो पाते। मतलब कि कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी नहीं है जहां पर हम लोगों को पूर्ण रूप से या पूरे तरीके से रोजगार दे सकें या फुलर यूटिलाइजेशन करा सके या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक ले जा सके। ठीक है, सो देयर मे बी इकोनॉमीज। अब यहाँ पे क्या आया, जब हम लोग, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, कि अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि फुलर यूटिलाइजेशन, अब देखो ये हो गया हमारा एक डायग्राम, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अगर हमें ये वाली चीजें मिल रही तो ये तो हो गया भाई फुल यूटिलाइजेशन। ठीक है, और या हम किसको कह सकते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक, क्लियर? अब दो चीजें समझने की बात है। लेकिन अब हमने जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्या इकोनॉमी हमेशा इस पीपीसी की लाइन पर काम करती है? तो यस, इफ the resources are fuller utilized or there is full employment level in the economy will work on the line of PPC. But if resources are not utilized or remain unemployed, या फिर वो क्या रह गए? अनएम्प्लॉयड, तब क्या होगा? Then the economy will work under PPC। किसमें? अंडर PPC। मतलब ये हमारा इकोनॉमी का एक और हमने PPC बना दिया, ये फुल यूटिलाइजेशन हो गया। और ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ये सपोज कर लो H, तो ये जो पॉइंट है H, ये क्या बोलता है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन मतलब यहाँ पे क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। लाइन ऑफ पीपीसी क्या शो करेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब आप आंसर दें, क्या सभी इकोनॉमीज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे
whether all the economies work on the line of PPC. तो if there is full employment level, अगर वहां पे full employment level है, then yes, an economy can work on PPC. But if there are some resources which are underutilized or remain unemployed, then the economy will work under the PPC, and that is the situation of underemployment or underutilization of resources. ठीक है, अब वापस से हम लोग चलते हैं unattainable. किस पर? Unattainable. और तो unattainable की क्या सिचुएशन है? Unattainable सिचुएशन वो क्या है? ये PPC हो गया, ये हो गया हमारा अंडर यूटिलाइजेशन. ठीक है, इसको भी हम अटेन कर सकते हैं. ये भी क्या है? अटेनेबल है. क्या है ये? अटेनेबल. क्यों? क्योंकि इसको हम अटेन कर पा रहे हैं, इसको भी हम अटेन कर पा रहे हैं. लेकिन अगर कोई आउटसाइड है, यहां से बाहर है, दूर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अनअटेनेबल. क्या बोलेंगे? अनअटेनेबल, क्योंकि यहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे. एंड इफ द इकोनॉमी वांट्स टू प्रोड्यूस या वांट्स टू गेट दिस रिसोर्सेज या दिस प्रोडक्शन, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो इस कंसेप्ट में हमने 3 चीजें सीखने को मिल रही हैं. पहला क्या? फुल यूटिलाइजेशन. पहला क्या है? फुल यूटिलाइजेशन. दूसरा अंडर यूटिलाइजेशन. और तीसरी चीज क्या है आपकी? अनअटेनेबल. क्लियर हुआ? ये पीपीसी का पूरा जो भी हमारा कर्व है उसको पूरी तरीके से खोल के रख देता है. ठीक है, नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व. अब पीपीसी अभी हम फिर से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, पीपीसी को हमने ये ड्रॉ किया. ठीक, अब यहां पे क्या कह रहा है? शिफ्ट. शिफ्ट होता है 2 तरीके से. ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पीपीसी जो होता है, जो शिफ्ट है ऑफ पीपीसी वो 2 तरीके से है. एक होता है राइटवर्ड. क्या होता है? राइटवर्ड. और एक होता है लेफ्टवर्ड. ठीक है, राइटवर्ड का क्या मतलब है? जब इंक्रीज इन रिसोर्सेज होंगे, इंक्रीज इन रिसोर्सेज. ठीक, और लेफ्टवर्ड क्या है? लेफ्टवर्ड जब हमारा डिक्रीज इन रिसोर्सेज होगा. ठीक, अब इंक्रीज इन रिसोर्सेज क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट, मतलब ऊपर की ओर. और जब डिक्रीज इन रिसोर्सेज होगा तो नीचे, मतलब लेफ्टवर्ड. ठीक है, विद द डिस्कवरी. अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो राइट की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? राइट की. तो विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस. अगर हमारे पास न्यू स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज आ गए, मतलब नए लोग आ गए काम करने के लिए, बिल्कुल तैयार न्यू जनरेशन है जो काम करने के लिए तैयार है, या टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो गई कि भाई हम पहले हाथ से काम कर रहे थे, लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं थे. आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी एडवांस है, कहीं पे भी बैठ के कुछ भी काम हो सकता है. तो इस चीज़ में हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो इसमें राइट वर्ड कब शिफ्ट होगा? जब रिसोर्सेज बढ़ जाए या फिर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए. जैसे कि एक इसमें एग्जांपल दे रखा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है मेक इन इंडिया. तो जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आएंगे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे, तो हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाते हैं. तो ये इस केस में क्या होगा? यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे गिवन रिसोर्सेस. क्या हो जाएगा? ये हमारे रिसोर्सेस गिवन थे. अब क्या हुआ? न्यू रिसोर्सेस आ गए तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया. और जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो ये किस तरफ हो गया? राइटवर्ड शिफ्ट. राइटवर्ड शिफ्ट मतलब ये हो गए हमारे इंक्रीज इन रिसोर्सेज. तो अभी जो हम पीछे पढ़ रहे थे ना, क्या कि भाई अनअटेनेबल पे अगर इस सिचुएशन को कवर अप करना है तो हमारे को रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे. अब क्या हुआ? राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हुए हैं? बढ़ गए हैं. मतलब वो एक कुछ ऐसे लोग आ गए काम पर जो पहले काम के लायक नहीं थे. सपोज कोई बच्चा अगर वो उस समय 15-16 साल का था तो हम उसको प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में तो ला नहीं सकते थे. लेकिन जैसे ही वो 18 साल का होता है, यंग हो जाता है, तो उसको हम लोग अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में लेकर आ सकते हैं. अगर हम उसको और अच्छी ट्रेनिंग दें तो वो और अच्छा सा काम करेगा. जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, स्किल इंडिया प्रोग्राम है. तो इसमें हम लोगों को रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं. तो इस काम में क्या हुआ
कि एक तो रिसोर्सेज बढ़ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स आ गई जिससे कि हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं और वो किस तरफ चले गए, राइट वर्ड शिफ्ट। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, व्हेन वी आर सेइंग अबाउट राइट वर्ड, कहां पे राइट वर्ड, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। तो जब भी हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो आप ये देखो, पहले हो गया पीपीसी, ये हमारा बन गया। अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, डिक्रीज इन रिसोर्सेज। ठीक है, व्हेन रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड। तो रिसोर्सेज क्यों हो रहे हैं? बिकॉज व्हेन रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ नेशनल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक, फायर, वॉर एटसेट्रा। मतलब जब हमारे देश में कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, या कहीं जगह पे आग लग गई, युद्ध हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी जान माल की नुकसान हो रहा है। ठीक है, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों ही लॉस होते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं। जब रिसोर्सेज डिक्लाइन हो गए तो प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए, मतलब पहले हम लोग कैसे काम कर रहे थे कंप्यूटर्स पे, लेकिन एकदम से हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो और एडवांस्ड हो गए, लेकिन मेरे पास जो कंप्यूटर है वो अभी भी पुराना है। ठीक है, मेरा फोन अभी भी हैंग कर रहा है जबकि बहुत सारे एडवांस्ड फोन्स हो चुके हैं। तो जब ये चीजें होंगी तो काम क्या होगा, कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट करेगा। तो वो जो हमारा पीपीसी है, जो पहले कहाँ था, यहाँ पर, ठीक है, गिवन रिसोर्सेज यहाँ थे, लेकिन अब क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। तो ये हो गए लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। किधर हो गए, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, एंड द रीजन इज डिक्रीज इन रिसोर्सेज। डिक्रीज इन रिसोर्सेज, एंड डिक्रीज इन रिसोर्सेज क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों वजह से। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं और वो क्या होता है, रोटेशन इन पीपीसी। क्या आएगा, रोटेशन इन पीपीसी। अब हम चलते हैं इसकी अजम्पशन पे। अजम्पशन इसकी क्या थी, जब भी हमने इसके रोटेशन को समझना है तो इसकी अजम्पशन पे जाना जरूरी है। वो क्या है, हमारे गिवन रिसोर्सेज, और ये क्या है, अनचेंज्ड। यहाँ पे क्या है, अनचेंज्ड, पहली चीज। दूसरा क्या था, गिवन टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्निक है वो भी क्या है, अनचेंज्ड है। ठीक है, अब राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट जो अभी हमने पीछे पढ़ा, उसमें क्या हो रहा था, दोनों ही चीजें चेंज हो रही थी। रिसोर्सेज भी बढ़ रहे थे और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही थी, या रिसोर्सेज भी कम हो रहे थे और टेक्नोलॉजी भी हमारी जो है पिछड़ रही थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन इन पीपीसी। अब रोटेशन इन पीपीसी का एक जरा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या है, गिवन रिसोर्सेज है और गिवन टेक्नोलॉजी, और दोनों ही अनचेंज्ड है। बट जब हम लोग किसकी बात करेंगे, रोटेशन की, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को देखना जरूरी है कि रिसोर्सेज क्या है, आर सेम, resources are same but technology changes। ठीक है, अब पीछे देखते हैं, पीछे क्या हुआ, मतलब राइट वर्ड शिफ्ट या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में, शिफ्टिंग में, व्हेन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और न्यू स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। ये क्यों हो रहा है, व्हेन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी बोथ चेंज हो गए। ठीक है, दोनों ही चेंज हो, रिसोर्सेज भी चेंज हुए, टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई। लेकिन जब हम किस में आ रहे हैं, रोटेशन में आ रहे हैं, तो यह क्या है, रिसोर्सेज सेम है लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हुआ, तो आप एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। एग्रीकल्चर में क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज और प्रोडक्शन। ठीक है, रिसोर्सेज मतलब हमने ले लिया 3 फार्मर, ठीक, और 3 फार्मर विद ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्निक। ठीक है, ये लोग प्रोडक्शन कर रहे थे 300 केजी का। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और 3 फार्मर उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो है 300 केजी का प्रोडक्शन। अभी भी हमारे रिसोर्सेज कितने रह गए, 3 फार्मर है। ठीक, लेकिन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दी। क्या कर दिया हमने, न्यू टेक्नोलॉजी लिया है। ठीक है, सपोज यहाँ पर हीरा मोती बैल, मतलब बैलों की 2 कहानियां सुनी होंगी ना, किसान के पास 2 बैल थे, तो ये समझ लो कि उनके पास में बैलों से वो पूरा खेत का काम कर रहे थे। अब क्या है, हमने उनके बैल
सॉरी बेल कह रहा हूँ, बैल, उनके बैल रिप्लेस कर दिए हैं विद न्यू टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर। अब जब उनके पास ट्रैक्टर आ गए तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फार्मर वही है, मतलब रिसोर्सेज वही हैं, रिसोर्सेज में चेंज नहीं हुआ है, किसमें चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में। और जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, 500 kg का हो गया। समझ आया? व्हेन रिसोर्सेज रिमेन सेम और कांस्टेंट बट टेक्नोलॉजी चेंजेस। अब यहाँ पे जो हमारा पीपीसी का कर्व है वो स्लाइटली चेंज हो जाएगा, बनेगा तो ऐसे ही। अब यहाँ पे हमने इसको स्लाइटली चेंज कर दिया। समझ आया? मतलब ये क्या हुआ है, ये रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज सेम है, पीपीसी बढ़ गया मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया तो पीपीसी ऊपर चला गया। तो ये किस वजह से हुआ? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिसोर्सेज कांस्टेंट है। शिफ्ट में और रोटेशन में सिर्फ यही फर्क है, शिफ्ट में क्या हो रहा है, रिसोर्सेज भी चेंज हो रहे हैं और टेक्निक भी चेंज हो रही है। रोटेशन में रिसोर्सेज सेम है, टेक्निक और प्रोडक्शन चेंज। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ना समझ आए पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि भाई ये मेरी क्वेरी है सर, आप मेरे को इसको एक्सप्लेन कर दो, कर दूंगा मैं। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है और वो है इस टॉपिक का, वो होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट यूज। ठीक है, मतलब उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट यूज निकालना है, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या हिंदी में इसको कहेंगे हम अवसर लागत। ये बहुत सिंपल सा है, 1 मार्क का कंसेप्ट है, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें क्या हो रहा है, ये मिस्टर ए है, ठीक है, उनके पास एक जॉब है कितने की, 10,000 की। ठीक है, अभी वो वर्किंग है, बट उनको नेक्स्ट जॉब जो है, नेक्स्ट जॉब कितने की मिल रही है, 15,000 की। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई हमारी 10,000। क्यों? क्योंकि उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज कितना आया, 15,000, उसको इंक्रीज करके मिल रहा है। ठीक है, ऐसे बड़े सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर, ठीक, डॉक्टर ABC, अगर वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक, उनको मिलता है 3 लाख, लेकिन अगर वो अपना क्लिनिक रन करें तो उनको मिल रहा है 5 लाख। तो वो कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली हायर पे पे जाएंगे। तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 3 लाख, क्योंकि उन्होंने इसको त्यागा है। ठीक, मतलब उससे ज्यादा उनको मिलने वाला है। सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अवर टॉपिक पीपीसी। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये तभी और अच्छे से क्लियर होगा जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, साथ के साथ अपने नोटबुक में कर्व बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। 1-2 टाइम लगेगा, लेकिन ये अच्छे से बन जाएगा। तो इन माइक्रो का समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, नोट्स बनाना। अपनी नोटबुक साथ लेके चलें, अपने साथ पेंसिल, पेन और इरेजर जरूर रखें, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सब में हमें सबसे ज्यादा डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर भी हमने पीपीसी को बार बार ड्रॉ किया है, हर कॉन्सेप्ट पे ड्रॉ किया है, तो उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी पीपीसी जैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। ठीक है, होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अपने नोट्स बनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कनेक्टेड रहिए अगले नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू सो मच।